सेशन में हम देखने वाले हैं कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हमें परवाह करनी चाहिए इनकी, और कैसे इन्हें फाइंड करते हैं, और कुछ हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स क्या होते हैं। तो हम इन्हें देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि हाई वेटेज के बारे में क्यों परवाह करें। पहली बात तो ये कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम है जेई या नीट या ऐसा कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में लगभग ऐसा होता है, जेई में कुछ ज़्यादा ही होता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज कम होता है। अब ये वेटेज क्या होता है? वेटेज मतलब होता है कि टोटल मार्क्स फ्रॉम अ चैप्टर, टोटल मार्क्स फ्रॉम अ चैप्टर। इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपके रियल एग्जाम में कितने मार्क्स के टोटल, मतलब कितने टोटल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज क्वेश्चन 1 पूछा गया 3 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 पूछा गया 4 मार्क्स का, तो टोटल 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे गए एक ही चैप्टर से, है ना। सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके 2 क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स का एक 4 मार्क्स का, तो जो टोटल मार्क्स होगा उसके कितने हो गए एक ही पेपर में, वो हो गए 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे जेई मेन, जेई एडवांस, इन सब में क्या होता है, जो चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे चैप्टर को हम बोलते हैं हाई वेटेज चैप्टर, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हाई वेटेज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? सपोज आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 मान लेते हैं हाई वेटेज वाला चैप्टर है, उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वेटेज लिखा है। और चैप्टर 2 है, उससे 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। अब जैसे ये एवरेज नंबर्स हैं, कैसे निकालते हैं हम? 2013 से लेके 21 तक, या जो भी लेटेस्ट जेई मेन या जेई एडवांस हुआ है, उस तक आप क्या क्या करें कि सारे पेपर्स में देखें कि एक जो चैप्टर है उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हर पेपर में, और उसका एवरेज ले लो, अरिथमेटिक मीन। उससे आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 5 और 10, ठीक है। अब मान लेते हैं जो एफर्ट लग रहा है चैप्टर 1 में, वो लग रहा है 3 गुना एफर्ट, सॉरी, चैप्टर 2 के कंपैरिजन में, है ना। तो ऐसे में जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर हुआ वो कौन सा हुआ? वेटेज पर यूनिट एफर्ट, वेटेज पर यूनिट एफर्ट। तो ऐसे में जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक हुआ वो चैप्टर 2 हुआ। तो यहाँ पे चैप्टर 1 तो हमें करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हमारे पास कम टाइम है तो हमें देखना चाहिए कि मिनिमम टाइम और एफर्ट में कौन सा चैप्टर है, या हम बोले कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि हमें ज़्यादा स्कोर दिलवा सकता है ना। तो वो यहाँ पे इस केस में चैप्टर 2 है। तो पहले हमें, जब भी अपन अपने सिलेबस पे फोकस कर रहे होते हैं और टाइम कम होता है हमारे पास सपोज आपकी 11th है ना, आपकी क्लास 11 चल रही है, और 3 महीने 4 महीने बाद 11th क्लास खत्म हो जाएगी, और आपका सिलेबस आपको दिख रहा है कि सिर्फ 40% ही कंप्लीट हुआ है। तो जो बचा हुआ 60% है, आपको पता है कि उतने टाइम में वो उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो हम क्या करें कि उसमें से जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स हैं एटलीस्ट वो कर लें, ताकि जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स है वो, उनका जो स्कोर है, जो मेजर स्कोर है, वो सेव हो जाए, है ना। सपोज आप 12th में हो और आपको बस 3-4 महीने रह गए, है ना, ड्रॉपर हो, 3-4 महीने रह गए हैं, या इस तरह का कुछ टाइम रह गया है, जब भी कम टाइम हो आपके पास तो आपको हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स करने चाहिए। और जो टोटल टाइम है आपका, जो आप अपनी प्रिपरेशन में लगाते हो एक चैप्टर पर, वो टोटल टाइम और एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स पर, है ना। क्योंकि वो आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं। आप कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कुछ मार्क्स का रिटर्न मिलता है, सिंपल सी बात है। जेई एक इन्वेस्टमेंट गेम है, अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहो तो देख सकते हो इन्वेस्टमेंट गेम की तरह, कि आप अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, है ना, और आपको रिटर्न में क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे अगर आप अपनी टाइम और एनर्जी खर्च करो तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा? जैसे कि इन्वेस्टर्स करते हैं, कौन सी कंपनी पे वो इन्वेस्ट करें जिससे उन्हें फ्यूचर में बेटर रिटर्न मिलेगा। सिंपल एज दैट। कौन से चैप्टर पे आप टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स का रिटर्न मिले, सिंपल एज दैट। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करते हो तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो बाकी लोगों से ज़्यादा आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या गेम पूरा कंपटीशन का है? नहीं, यहाँ पे सेंसिबल एक्शंस का भी गेम है। सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि आपके दूसरों से मार्क्स ज़्यादा है, आप सेंसिबली एक्ट कर रहे हो कि नहीं। क्या आप इसको इस तरह से ले रहे हो जैसे कि आपको अपना टाइम उन्हीं चीज़ों पे खर्च करना चाहिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सेम प्रिंसिपल्स अप्लाइज हेयर। ऑलराइट। तो हमने देखा कि क्यों हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब ये देखकर आपके दिमाग में नेचुरली आ रहा होगा कि अ, ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते कौन से हैं, ये हमें बताओ भैया। तो ये आपको बताया जाएगा 6 सेपरेट पार्ट्स में, आपको ये बताया जाएगा। सबसे पहले जेई मेन के हम तीनों सब्जेक्ट्स देखेंगे। जेई मेन फिजिक्स, जेई मेन केमिस्ट्री, सॉरी, जेई मेन फिजिक्स, जेई मेन मैथ, जेई मेन केमिस्ट्री। फिर जेई एडवांस फिजिक्स, जेई एडवांस मैथ्स, जेई एडवांस केमिस्ट्री। इस तरह से हम इसको देखेंगे, है ना, 6 सेपरेट पार्ट्स के अंदर।
और सारे पार्ट्स के अंदर जो ये प्रिंसिपल है जो आपको अभी बताया गया है, अभी तक इन 5 मिनट में जो आपको बताया गया है, ये वैलिड है और अप्लाई होता है। और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर ढूंढ सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली आपको ढूंढना है, क्योंकि जितना टाइम आप स्पेंड करते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये देखते हुए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा आता है, तो उतना ही जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आप बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करोगे और अपनी एनर्जी सिर्फ इंपॉर्टेंट जगह पे लगाओगे, जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे आप लेस स्ट्रेसफुली मोर मार्क्स लेके आ पाओगे। सिंपल एज दैट। तो हम शुरू करते हैं फिजिक्स से। हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका हाई वेटेज है और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है। राइट। तो जो हाई वेटेज टॉपिक्स होंगे उन पे मैं स्टार लगाऊंगा, जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स होंगे उन पे मैं डबल स्टार लगाऊंगा। ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा, पहले तो एक पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपका जो जेई मेन फिजिक्स का सिलेबस होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्या होता है, वो होता है जो कि आप मानते हो कि आपकी जेई मेन की फिजिक्स है ना, लेकिन उसका जो वेटेज होता है वो 80% होता है। 20% वेटेज जो होता है वो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, जिसको ये लोग बोलते हैं, स्किल्स तो पता नहीं क्या है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और वो आपके जेई मेन के वेटेज का 20% रखते हैं फिजिक्स के अंदर। तो टोटल जेई मेन का वेटेज है, उसके अंदर 1/3 फिजिक्स का वेटेज है, उस 1/3 के अंदर 20% जो है वो एक्सपेरिमेंटल का वेटेज है, और इसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ऑलराइट, तो ये भी आपको इस पर भी ध्यान देना होता है। ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो बोर्ड्स के लिए होते हैं। नहीं, जेईई मेन में भी प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन यूज होती है। ऑलराइट, ओके। तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर जो हाई वेटेज पर यूनिट, मतलब देखो ये जो पूरा चैप्टर है ये तो हाई वेटेज पर यूनिट नहीं, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट है क्या, डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो आपका एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक है, चैप्टर नहीं, टॉपिक, है ना। तो क्या होता है कि ये एक ना एक क्वेश्चन तो इसका आता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि इनडायरेक्टली इससे सॉल्व हो जाते हैं, जो कि इसके नहीं होते। तो इस मामले में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता है ना, और उसका रिटर्न उतना ही आता है जितना उसका एफर्ट होता है। तो हाई वेटेज भी काइंड ऑफ ये नहीं है, और हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट तो बिल्कुल नहीं है। लॉज ऑफ मोशन सेम कहानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये करने नहीं है। ये मत सोच लेना कि आपको ये करने नहीं है, ये करने हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं, क्योंकि जब आपके पास समय कम होगा तब ये मैटर करेगा। राइट। वर्क डन, यस, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये एक हाई वेटेज, या मैं 2 स्टार लगा रहा था, हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर है। पूरा चैप्टर ही हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, बहुत कम एफर्ट लगता है आपको, और अच्छा खासा इसका वेटेज होता है। और इसका एप्लीकेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस में होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसी का एप्लीकेशन होता है, समझ लो। हायर कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके अंदर भी वर्क पावर एनर्जी कई बार लग रहा होता है, और आगे के जो चैप्टर्स होते हैं, 12th के चैप्टर्स, उनके अंदर भी ये लग रहा होता है, और रोटेशन में भी इसका एक एप्लीकेशन आता है अच्छा खासा। राइट। तो क्या रोटेशनल मोशन है? नहीं, रोटेशनल मोशन एक हाई वेटेज चैप्टर है, लेकिन एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर नहीं। एफर्ट इसमें अच्छा खासा लग जाएगा, और ये रिटर्न भी आपको देगा। ग्रेविटेशन एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर है, क्योंकि लिटरली आप इसको 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप कोई भी हो, अगर आप बेवकूफ़ से बेवकूफ़ हो, तो आपको 2 या 3 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप इसको 1 दिन में भी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसके अंदर जो सॉलिड्स वाला पार्ट है ना, सॉलिड वाला जो पार्ट है, उसका एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, है ना। मतलब 0.7, 0.8 ऐसा होता है कि, या मैं ऐसे बोलूँ, 70%, 80% चांसेस है कि इसका एक क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा हाई वेटेज नहीं दे रहा ये, लेकिन इसमें एफर्ट भी इतना कम है कि ये 2-3 घंटे में पढ़ा जा सकता है। और क्वेश्चन इससे करें तो 4-5 घंटे में, टोटल मिला के 4-5 घंटे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, और आप इसमें अच्छे हो जाओगे, है ना। थ्योरी वाइज, प्रैक्टिस वाइज, सब कुछ। तो ऐसे में आप इसको कह सकते हो काइंड ऑफ सॉलिड्स एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, लेकिन उसका क्या है कि एफर्ट बहुत कम है और वेटेज कम है। तो ऐसे में वो हाई वेटेज पर यूनिट हो गया, समझ रहे हो ना, पर यूनिट एफर्ट। लिक्विड क्या ऐसा है, नहीं, इसमें आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग लगती है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें इनफ टाइम देना होता है, क्योंकि पहली बार में वो लोग उसको समझ नहीं पाते कि क्या है ये, कैपिलरी राइज क्या है, ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें, जो कि उन्होंने फ्लूइड्स पहले ढंग से इतना नहीं पढ़ा। 9th क्लास में फ्लूइड नहीं था, समझ रहे हो ना, इस लेवल का नहीं था। तो इसके अंदर जब अप्लाई करना होता है तो फिर
उनको दिक्कत आती है थोड़ा, इसमें आपको एफर्ट देना चाहिए, है ना, इसको आपको क्विकली कंप्लीट नहीं करना चाहिए। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स कैसा है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो ये इनिशियल पार्ट्स हैं, है ना, अगर आप इसको नया नया पढ़ रहे हो, है ना, तो फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इस सब में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, ये सारी चीज़ों को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हाई वेटेज है, लेकिन पर यूनिट एफर्ट नहीं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें एफर्ट रिलेटिवली कम लगता है और इसका वेटेज भी रिलेटिवली कम है, तो ये कुछ नहीं है इनमें से, है ना। ऑसिलेशन एंड वेव, अब इसके अंदर इन्होंने साउंड इंक्लूड किया है क्या? एक सेकंड। ओके, तो साउंड भी इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है ना। तो एसएचएम और साउंड से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब इसी में है ना। तो ये इस यूनिट 10 को, है ना, एक हाई वेटेज चीज बना देते हैं, है ना, हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट नहीं, हाई वेटेज, है ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे हम चैप्टर्स की बात कर रहे होते हैं, तो क्या एसएचएम हाई वेटेज है? थोड़ा बहुत, जे एडवांस के लिए, जे मेन में नहीं, ठीक है, इतना। साउंड में क्या साउंड हाई वेटेज है? नहीं, लेकिन ऑसिलेशन एंड वेव दोनों मिला के हाई वेटेज है ना, क्योंकि वेटेज तो जस्ट सम होता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12th क्लास के सिलेबस की। तो यूनिट 11 से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है? बिल्कुल नहीं, एफर्ट तो उसमें बहुत दमदार लगेगा, लेकिन हाँ हाई वेटेज जरूर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये लोग कैपेसिटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, आप ये नोटिस करोगे, डाइलेक्ट्रिक और ये सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है ना। तो इस मामले से इस मामले की वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहाँ पे एक हाई वेटेज चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर है, अगर अगर आप इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स ना डालो तो, है ना। किसी किसी को एक्सपेरिमेंट्स टफ लगते हैं, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मे बी आपको ना लगे ऐसा कि ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स हैं। बाकी अगर आप इसको एक्सक्लूड कर रहे हो एक्सपेरिमेंट्स को, देन डेफिनेटली हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है ना। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि अगर आपको ये सब सिंपल लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, है ना, ये देखो अपने टीचर के समझाने के ऊपर होता है, वो समझा देते हैं अगर तरीके से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है ना, इस सब में कुछ है नहीं, है ना। लेकिन ज़्यादातर मैंने लोगों को फालतू में ट्रबल होते हुए देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, है ना। वैसे ही हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक है, सॉरी चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, ये जिन लोगों के लिए नया होता है उनको बड़ी दिक्कत आती है, तो डेफिनेटली हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट तो नहीं है ना। क्या हाई वेटेज है? इसके अंदर उन्होंने पूरा ही मैग्नेटिज्म इंक्लूड कर दिया है, तो काइंड ऑफ है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कहूँगा, तो ये डाउटफुल है, समझ रहे हो। कुछ होते हैं ना जो बीच की लाइन में आते हैं, ये बीच की लाइन वाला है। ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करेंट्स, बहुत इजीली इस चैप्टर को पढ़ा जा सकता है, और जेई मेन के अकॉर्डिंग जो ये चैप्टर आता है वो बहुत इतना सा आता है, बहुत छोटा सा आता है ना। जे एडवांस के हिसाब से में भी आपको लगे कि अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, लेकिन जेई मेन के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम एफर्ट लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है ना। अब ऑप्टिक्स, क्या ऑप्टिक्स एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर, या पूरा चैप्टर तो नहीं बोलते इसको, अपन बोलेंगे सब्जेक्ट का ही छोटा सा पार्ट है, मिनी मिनी सब्जेक्ट है एक, है ना। तो हाँ ये है, ठीक है। ओके, क्या मॉडर्न फिजिक्स ऐसा है? बिल्कुल, मॉडर्न फिजिक्स भी ऐसा है, पूरा मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट, समझ रहे हो। सो दीज आर योर मार्क्स, हेयर आर योर मार्क्स, ये रहे मार्क्स तुम्हारे, तुम्हारे ज्यादातर मार्क्स यहाँ लाया करते हैं, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है? हाई वेटेज तो नहीं है, एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं इसको बहुत हाई वेटेज तो नहीं बोलूंगा, है ना, लेकिन एफर्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा लगता है, जबरदस्ती का, समझ रहे हो, एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, आगे क्या कम्युनिकेशन सिस्टम, और अब देखो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अलग से मार्क कर रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ जिन पे, एक स्क्वायर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, कुछ पे मैं अलग से स्क्वायर मार्क कर रहा हूँ। ऑप्टिक्स के अंदर हाँ ये वाला जो पार्ट है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाला और ये सब वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये हो गया मोस्टली वही वाला पार्ट जो मैंने स्क्वायर किया है। वो वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट है जेई मेन की फिजिक्स का, जो कि हाँ इंक्लूडिंग दिस एक्चुअली, हाँ जो कि जेई मेन में आता है,
है ना, जेई मेन में आता है, लेकिन जेई एडवांस में नहीं आता। तो समझ रहे हो, अगर आपकी तैयारी आप जेई एडवांस के हिसाब से कर रहे हो प्राइमरली, तो फिर इन सारे चैप्टर्स का ज़्यादा सेंस नहीं बनता इनको ज़्यादा टाइम देने का। इनको आप ऐसे कर सकते हो कि जेई मेन से पहले जस्ट पढ़ जाओ, है ना, क्योंकि ये सब छोटे चैप्टर्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़कर, है ना, सेमीकंडक्टर और इन सबको छोड़कर बाकी सब छोटे चैप्टर्स हैं एक्चुअली, है ना। तो ये छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब इनमें मैं क्या बोलूँ, इनको मैं हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट बोल सकता था, बट इनमें एफर्ट भी बहुत कम है और वेटेज भी इनका बहुत कम है। एक एक क्वेश्चन आता है सबसे, लेकिन यस, एक एक क्वेश्चन तो आता है सबसे, है ना। तो अगर इन इन सबको मैं एक ग्रुप में मानूं, है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ जेई में JMX, है ना, यानी कि जेई मेन एक्सक्लूसिव चैप्टर्स। तो जो JMX चैप्टर्स हैं उनमें रफली एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो JMX अपने आप में एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चीज हो गई, अगर आप पूरे को एक कलेक्शन में देखो तो, है ना। तो हाई वेटेज भी हो गया, हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट भी हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे इससे कितना पोर्शन ऑफ मार्क्स इससे आते हैं, एंटायरली इससे आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपके मार्क्स इधर हैं और आपने पढ़ के रखा है, आपने पढ़ रखा है काइनेमेटिक्स, NLM, ये सब चीज़ें, और वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं है समझ रहे हो। ओके, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, इसमें से क्या हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है, इसमें से मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, ये आपको पूरा पूरा पढ़ना है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, नई तरह से चीज़ें अरेंज होंगी, मे बी आपको एक नया कोई डिवाइस मिल जाए, कुछ कुछ नया छोटा मोटा आपको कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप थ्योरी में पढ़ते हो और आप उनको यहाँ पे सेक्शन बी में अप्लाई करते हो, है ना। तो जस्ट इनको एक एप्लीकेशन के वे से पढ़ो। जब इनको पढ़ोगे भी ना एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को, NCERT की लैब मैनुअल से या जो भी लैब मैनुअल है आपकी उससे, तब आप इनको ऐसे पढ़ना कि आपने जो थ्योरी में सीखा है उनको उन चीज़ों को आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो ये थी हमारी जेई मेन की फिजिक्स। आपको क्या करना है, आपको पहली बार तो सिलेबस लेके बैठना था, आप शायद सिलेबस लेके नहीं बैठे। कायदे से आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को मार्क किया है ऐसे आपको मार्क करना है। ध्यान रखना, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि मैं चाहता था वीडियो शॉर्ट हो, ताकि तुम लोगों का कोई अटेंशन स्पैन है नहीं, तुम और वीडियो को देखने से पहले भी तुम सोचते हो, देखते हो टाइम कितना लगेगा उसमें, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है। इसमें बहुत और डिटेल थी जो मुझे बतानी थी आपको, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताई है आपको। मे बी अगर लोग और इंटरेस्टेड हों तो मैं उसके अंदर जाऊँ, है ना। अदरवाइज जो इंटरनल प्रोग्राम्स हैं उन्हीं के अंदर हम इस डिटेल को देखेंगे, राइट। ऑल राइट। तो बेसिकली ये जो वीडियो थी प्राइमरली ये जो इंटरनल प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थी, बट मैंने सोचा कि आ, थोड़ा सा शेयर कर दूं और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, प्यासे हैं यस, दे आर थर्स्टी फॉर दिस, है ना। क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे चैप्टर्स को करने में जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करते, और जब लास्ट टाइम आपके पास बचता है तब आप ये एक्चुअली देख नहीं पाते हो। आपको इन सारे चैप्टर्स के प्रीरिक्विसाइट्स आपने कंप्लीट नहीं किए होते, तो लास्ट टाइम पे आप ना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वही सेम चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है ना, आप इम्प्रूव नहीं हो पाओगे, राइट। तो यहाँ पे ये था हमारा जेई मेन फिजिक्स, और हम कंटिन्यू करते हैं जेई मेन मैथ से नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपके कुछ टास्क हैं। टास्क ये है कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, ऐसे ही मार्क करना है जैसे मैंने किया है, और फिर आपको क्या करना है, एक अलग सेपरेट पेपर पे अभी, ये आपको अभी करना है, प्रिंट आउट में भी आप बाद में निकालो, ये आपको अभी करना है कि आपको लिस्ट बनानी है हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट वालों की और हाई वेटेज वालों की और JMX वालों की। ये आपको अलग से लिस्ट बनानी है, 3 लिस्ट आपको बनानी है, और उनके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपका जो करंट फ्लो है सिलेबस कंप्लीशन का, उसमें आप इन हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट वालों पे कैसे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ये आपको खुद से सोचना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स को या चैप्टर्स को कैसे ढूंढें। हमें क्या करना चाहिए कि जेई मेन या जेई एडवांस जिसके भी हम ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स या चैप्टर ढूंढ रहे हैं, उसके पेपर लेने चाहिए 2013 से लेकर जो लेटेस्ट है ना, फिलहाल अभी की डेट के हिसाब से लेटेस्ट है 2021, राइट। तो तब से लेकर तब तक हमें क्या करना चाहिए, हर एक पेपर, हर एक पेपर, अब जे एडवांस के केस में पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 को एक पेपर मानो, ठीक है। और जेई मेन के लिए तुम कोई भी एक पेपर उठा लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2020
सॉरी 2019 और 2020 और 2021 इन सब में मल्टीपल पेपर्स आए थे, है ना, और मल्टीपल स्लॉट्स के अंदर भी अलग अलग, समझ रहे हो ना, बहुत सारे पेपर्स थे, 8, 16, कभी और ज़्यादा, है ना। उनमें से कोई भी एक पेपर तुम्हें लेना है ना, चिंता मत करो, तुम्हारा जो एवरेज नंबर जो तुम निकालोगे वो काइंड ऑफ सही होगा, है ना। कोई भी एक पेपर चूज कर लो, ऑलराइट, और जे एडवांस में पेपर 1 प्लस पेपर 2 को एक पेपर मानो, ठीक है। हर एक साल के साथ ऐसा करो, हर एक साल का एक पेपर लो और उसके साथ ऐसा करो। क्या कैसा करो कि उसके अंदर ये देखो क्या क्या चैप्टर्स आए थे, है ना, क्या क्या चैप्टर्स थे। तो तुम्हें लगेगा चैप्टर तो सारे आते हैं, लेकिन नहीं, तुम ये नोटिस करोगे कि सारे चैप्टर नहीं आते, है ना। तुम देखो क्या क्या चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, है ना। पहली बात तो ये कि देखो, अगर एक एग्जाम में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज जे एडवांस है कोई, और उसमें सपोज 60 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा पेपर है उसका 120 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तुम देखोगे कि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो तुम देखोगे कि 100 चैप्टर अगर तुम मानते हो या तुम 90 चैप्टर भी मानते हो, तो वो 120 क्वेश्चन तो फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जिनके मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी कुछ चैप्टर है जिनके मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इससे प्रूव हो जाता है कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि उस साल नहीं आए, है ना। तो पहले चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड सो ऑन, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में अलग अलग करो, है ना, एक साथ मत करो, सबका अलग अलग करो, पहले फिजिक्स का देखो, फिर केमिस्ट्री का देखो, फिर मैथ्स का देखो, ऐसे, ठीक है। फिर उसमें देखो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तुम्हारा चैप्टर 1, तो उसमें एक क्वेश्चन आया तुम्हारा जिसके 4 मार्क्स थे, दूसरा क्वेश्चन आया जिसके 3 मार्क्स थे, ठीक है। तो उसमें देखो कि 3 + 4 7 मार्क्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आया, है ना। अब सपोज चैप्टर 2 है, उसका एक क्वेश्चन आया जो कि 2 मार्क्स का था। सपोज कोई सा मैट्रिक्स था जिसमें जो 8 मार्क्स का था, उसमें सिर्फ 2 मार्क्स ही मैटर करे इस चैप्टर 2 के वेटेज के, है ना, समझ रहे हो ना। और एक ऐसा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, जिसमें 50% कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के इन्वॉल्व थे और 50% किसी और चैप्टर के थे, है ना, एक मिक्स्ड क्वेश्चन था। तो उसके 1.5 मार्क्स तुम कंसिडर कर लो और 3.5 ऐसे कैलकुलेट कर लो, समझ रहे हो। तो ऐसे तुम हाई वेटेज चैप्टर तो निकाल लोगे, समझ रहे हो। ऐसे करके सारे चैप्टर्स का कैलकुलेट कर लो, और फिर देखो इसको तुम ईयर वाइज कर सकते हो, चैप्टर वाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बेटर है चैप्टर वाइज करना, कि तुमने साल नहीं उठाया, तुमने एक चैप्टर उठाया जिसको तुम कर रहे हो अभी, उस चैप्टर के तुमने वो जो आर्काइव्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने जाके देखे 13 से लेकर 21 तक, है ना, ऐसे करना है। चैप्टर वाइज जाओ, फिर उसमें अलग अलग सालों पे जाओ और उनके टोटल वेटेज निकालिए। इस तरह से करोगे बहुत आसान होगा, मे बी तुम आधे घंटे में कैलकुलेट कर लोगे एक चैप्टर का। और जिस चैप्टर को तुम कर रहे हो उसमें तुम आधे घंटा स्पेंड करना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, ताकि तुम देख तो सको कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के टॉपिक्स हैं जो तुम्हें ज़्यादा पढ़ने हैं, समझ रहे हो ना। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, ऑलराइट। तो ऐसे तुम्हें करना है, और तुम जब एक चैप्टर के अलग अलग साल के निकालोगे, किस दिन 7 मार्क्स आए उससे, किस दिन 5 मार्क्स आए, मतलब कई साल, है ना, कई साल उससे 12 मार्क्स आ गए, ऐसा भी हुआ है कई बार, है ना, कुछ चैप्टर्स के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे तुम निकालोगे। और सपोज 13 से लेकर 21 तक अपने 9 साल हो चुके हैं, है ना। तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, है ना, और जो भी निकल के आएगा एवरेज, सपोज निकल के आता है 8.2, तो उसको आप मान लो कि ये इसका एवरेज वेटेज है ना। अब पर यूनिट एफर्ट कैसे निकालोगे। अब आप एफर्ट को इतनी आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एफर्ट आपको अंदाजे से लगाना होता है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा लेंदी हैं, है ना। बुक खोल के देखो, बुक में दिखेगा कि कितने पेज का कोई चैप्टर है ना। अब हो सकता है आप गलत हो, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वो चैप्टर आपको क्या पता आप करो तो आपको आसान लगे, है ना। तो ऐसे में वो इतना एफर्ट वाला नहीं है, तो इसमें आप गलत हो सकते हो। हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट निकालने में आप थोड़े बहुत गलत हो सकते हो। इसलिए आपको मैंने पहले से बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, जेई मेन की और जेई एडवांस के अंदर क्या क्या हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट वाले हैं, ताकि आप अपने एस्टिमेट से कुछ गड़बड़ ना कर दो, है ना। सही है ना। फिर भी अगर आप अपने एस्टिमेट से करना चाहते हो कुछ टॉपिक्स को, तो हाई वेटेज तो आप पता लगा सकते हो फॉर श्योर, क्योंकि वो तो प्रूवन है, वो तो पेपर्स में आ रखा है ऑलरेडी, वो बस आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है ना, कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं, है ना। बस जो एफर्ट है उसके अंदर फिर आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ कितनी डिफिकल्ट लगती है, या आपके लिए वो चीज़ कितनी लेंदी है, समझ रहे हो ना। अब वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने हाई वेटेज चैप्टर्स निकाले, वैसे आप हाई वेटेज टॉपिक्स भी निकाल सकते हो। आप ऐसे करो कि एक जो चैप्टर है, सपोज चैप्टर 1 है ना,
ये देखो कि किन किन मेजर टॉपिक्स में वो डिवाइडेड है। मेजर ऐसा नहीं कि आप गिनो कि इसमें तो 15 तरह की चीजें होती हैं इस चैप्टर में, तो 15 आपने गिन लिया, नहीं। ऐसे देखो, क्या वो 3 मेन चीजें हैं जो इस चैप्टर में है, क्या वो 4, या क्या वो 5, क्या वो 7, 8 मेन चीजें हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की क्या वो मेन चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं। ठीक है, जैसे कि आप पैराबोला उठाते हो, तो पैराबोला के अंदर क्या है कि इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, फिर है टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला, फिर है नॉर्मल ऑफ पैराबोला, फिर कुछ और चीजें हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स को मिलाकर, है ना, फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ऐसे करके आपने 4 या 5 पार्ट्स में पैराबोला चैप्टर को तोड़ दिया, है ना। इसके अंदर आपको इसके अंदर नहीं जाना कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो उसके अंदर इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी 4 तरह की है, 5 तरह की है, उसके अंदर चलेगा नहीं। मेन मेन आपको देखना है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो एक टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला एक टॉपिक है, इस तरह से, समझ रहे हो। तो ऐसे आपने क्या किया, इसको इतने टॉपिक्स में बांट लिया। फिर आप ये देख सकते हो कि टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला से कितने क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, या इंटीग्रेशन है, तो कितने क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आए जिनमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हुआ, है ना। समझ रहे हो, इस तरह से भी आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन में जिसमें इस तरह की चीज इन्वॉल्व थी। कितने क्वेश्चन आए फिजिक्स के अंदर जिसमें रोलिंग या प्योर रोलिंग जैसी कोई चीज इन्वॉल्व थी, है ना, या सर्कुलर मोशन जैसी कोई चीज इन्वॉल्व थी। कितने ऐसे टॉपिक हैं, या कितने मार्क्स से वो टॉपिक आए, कितने मार्क्स के वो टॉपिक आए जिनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है। समझ रहे हो, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना निकालते हो। तो भैया ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देख लो आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आपको स्ट्रेटेजिक करनी है तो थोड़ा तो टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम इसमें लगेगा, एक चैप्टर में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है अगर ज़्यादा डिटेल में जाओ तो। एक चैप्टर को करने में आप 15-20 घंटे देते हो, मतलब सिर्फ लेक्चर लेक्चर और उसकी प्रैक्टिस करने में, टेस्ट देने में, आप टोटल टाइम उसके अंदर 25-30 घंटे तो देते ही हो, है ना। अब अगर आप उसमें से 1 घंटा निकाल लोगे जस्ट ये देखने के लिए, है ना, जिससे आपका जो टाइम और एनर्जी है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो, अगर आप ये कर लोगे तो फिर बेनिफिट ही होगा ना। तो वो टाइम जो आप दे रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो टाइम वेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना एनालाइज करने में प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, जो कि मे बी आपको आपके कोचिंग के लेक्चर अटेंड करना इतना रिटर्न नहीं देगा जितना ये आपको रिटर्न दे सकता है। यस, है ना, जब मैं कह रहा हूँ आई मीन इट। ठीक है, तो आई होप आप डिटेल में समझ गए होगे कि कैसे आपको हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स फाइंड करने हैं। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। अब इसमें आपका एक टास्क है कि आपको ये करना है। सिर्फ आपका इन इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना काफ़ी नहीं है, आपको ये करना है। तो अपना एक टारगेट बनाओ कि मैं 10 चैप्टर के साथ ऐसा करूंगा, या 5 चैप्टर्स के साथ, या जो भी चैप्टर्स अभी मेरे कंटिन्यूशन में हो उनके साथ मैं ऐसा करूंगा। 3 चैप्टर के साथ, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, राइट। और या फिर ऐसा टारगेट कि डेली में 1 घंटा स्पेंड करूंगा, या आधा घंटा स्पेंड करूंगा, या 40 मिनट स्पेंड करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने में और देखने में कि क्या चीज़ ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टास्क आपको करने हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने टास्क कंप्लीट किए, है ना। पहले कमेंट करो कि मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा, फिर आके जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद टास्क कंप्लीट कर लो अपने, फिर आके बोलना कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।